Now, the last class I have discussed about the unification of Italy, and today's topic is visualizing the nation. But before starting the topic, I would like to say कि अगर वीडियोस आपको अच्छा लगता है, वीडियोस एंटरटेनिंग है, वीडियोस में इंफॉर्मेशन है, आप इसके माध्यम से कुछ सीख रहे हैं, तो एटलीस्ट देखने के बाद एक लाइक जरूर करें, एक कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। क्योंकि अगर आपके कमेंट मेरे पास आते हैं तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स अगर नहीं समझ में आया है तो उसे दोबारा भी मैं समझाने का प्रयास कर सकूं। इसलिए आपसे अनुरोध होगा कि जब भी वीडियोस को आप देखते हैं, वीडियोस को सुनते हैं, तो उसे लाइक करें और अपनी कमेंट्स को रखें कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, या कहीं प्रॉब्लम हुआ है तो उस प्रॉब्लम को भी वहां पर रखने का प्रयास करें। ना ज़्यादा वक्त गवाए बिना आज हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा है विजुअलाइजिंग द नेशन। तो 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की बात थी, और इस समय आर्टिस्ट लोग जो थे, जो चित्रकार थे, जो पिक्चर्स पोर्ट्रेट करते थे, उन्होंने क्या किया, राष्ट्र को, नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में डिफाइन करना शुरू कर दिया। जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया में भी आपने देखा था कि वहां पर भी भारत को भारत माता का दर्जा देते हुए कई सारे पेंटर्स ने, आर्टिस्ट ने पिक्चर्स पोर्ट्रेट किए हैं। ठीक उसी प्रकार यूरोप में भी, पहले यूरोप में ही हुआ है, यूरोप के को देखने के बाद ही भारत ने वैसा कुछ अलग यूज किया है। तो यूरोप में भी आर्टिस्ट ने क्या किया, नेशन को एक फीमेल फिगर देने का प्रयास किया। अब इस फीमेल फिगर के रूप में आप देखिए तो सबसे पहला चीज है कि राष्ट्र को एक फीमेल फिगर के रूप में, यह भी कहा जा रहा है कि वो फीमेल फिगर वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं था। दैट वाज टोटली एन इमेजिनरी कंटेंट। वो एक चित्रकार की अपनी कल्पना थी, और उस कल्पना के माध्यम से ही उस पोर्ट्रेट को, पिक्चर को डिफाइन किया गया। किसी भी वास्तविक महिला से उसकी तस्वीर नहीं मिलती थी, और अगर मिलती भी थी तो उसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस कहा जा सकता है। तो द टर्म, अब यहां पर आपने देखा कि नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में डिफाइन किया जा रहा है। अब इसके लिए एक पार्टिकुलर टर्म है जिसे अलगरी कहते हैं। अलगरी क्या कहती है, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया is expressed such as greed, लालच, envy, jealousy, ईर्ष्या, फ्रीडम, आजादी, लिबर्टी भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक्सप्रेस किया जाता है किसी पर्सन के साथ, किसी वस्तु के साथ, दैट पर्टिकुलर टर्म इज कॉल्ड एज अलगरी। यहां पे याद रखने के लिए अब क्या कीवर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, भाई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। किसका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो सकता है, तो वो ग्रीड भी हो सकता है, लिबर्टी हो सकता है, जस्टिस हो सकता है, आपका एनवी हो सकता है। किसके साथ, तीसरा आपका जो कीवर्ड मिलेगा पर्सन और थिंग। ये याद रखिएगा, अपने आप अलगरी की डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। पहला याद रखना है डेफिनेशन में कि अलगरी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अलगरी के अंतर्गत में क्या रखा गया, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को लाया गया। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या हो सकता है, लिबर्टी हो सकती है, फ्रीडम हो सकती है, जेलसी हो सकती है, एनवी हो सकती है, जस्टिस हो सकती है, ग्रीड हो सकता है। और इन सभी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक कॉन्क्रीट फॉर्म में लाया जाएगा। अब उसे एक पर्सन या एक वस्तु के साथ डिफाइन किया जाएगा। दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज, पर्टिकुलर डेफिनेशन इज कॉल्ड एज अलगरी। नाउ फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपने क्लास 9 में पढ़ा है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अगर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं तो आप देखते हैं कि लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक, ये तीन एट्रीब्यूट्स आपको वहां पर पढ़ने को मिले थे। वहां पर भी इन तीनों एट्रीब्यूट्स को अलगरी किया गया था, पर्सोनिफाई किया गया था। अब लिबर्टी को भी जो है किस रूप में दर्शाया गया, फीमेल फिगर के रूप में दर्शाया गया था। जस्टिस भी फीमेल फिगर के रूप में है, रिपब्लिक को भी फीमेल फिगर के रूप में दर्शाया गया है। आप जस्टिस के केस में आपने पढ़ा क्या, ब्लाइंड फोल्डेड विमेन कैरिंग अ वेइंग स्केल, अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल। मतलब एक औरत है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, और हाथों में क्या है, तराजू है, और दोनों तराजू के दोनों साइड जो है आपस में बराबर हैं, कोई ऊपर और कोई नीचे नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है क्या कानून अंधा होता है, ऐसा कुछ दिखता नहीं है। वो ब्लाइंड फोल्डेड रखने का मतलब ये था कि अगर
न्याय करते वक्त आपका परिवार भी कटघरे में है तो भी न्याय करने वक्त आपके हाथ ना कांपे, आपके जो न्याय आपने किया है, जो सजा सुनाई है, उसे सुनाते वक्त आपके होठ ना थर्राएं, इसलिए वो आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई है। नाउ सेकेंड एट्रीब्यूट लिबर्टी, लिबर्टी को दिखाने के लिए रेड कैप का प्रयोग किया गया है। ब्रोकन चेन, ये एक वस्तु है, लाल रंग की टोपी या फिर ब्रोकन चेन, टूटी हुई एक चेन है, उसके माध्यम से दिखाया गया, वो भी क्या है, लिबर्टी की एट्रीब्यूट है। तीसरा जस्टिस का मैंने आपको बताया है कि blindfolded women carrying a pair of weighing scales, ये आपका जस्टिस की लिबर्टी है, सॉरी जस्टिस की एट्रीब्यूट है, उसका अलगरी है। Now try to remember the various attributes which were used during the French Revolution, unification of Germany, unification of Italy. The very first one is broken chain. Broken chain stood for being freed, freedom or liberty. मतलब आज़ादी के लिए, लिबर्टी के लिए जो है आपका ब्रोकन चेन को यूज किया जाता है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, दैट इज सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर विच शोज अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द जर्मन एम्पायर। मतलब ये आपका जर्मन एम्पायर का सिंबल है, उसके स्ट्रेंथ को ये दर्शाता है। नेक्स्ट वन इज क्राउन ऑफ ओक लीव। क्राउन ऑफ ओक लीव स्टेट्स अबाउट द हीरोइज्म। हीरोइज्म को दिखाने के लिए, शौर्य को दिखाने के लिए जो है क्राउन ऑफ ओक लीव्स का प्रयोग किया गया है। स्वॉर्ड, दैट इज स्वॉर्ड स्टेट्स अबाउट द रेडीनेस टू फाइट, युद्ध में जाने के लिए, लड़ने के लिए प्रेरित करता है स्वॉर्ड। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड स्टेट्स अबाउट द विलिंगनेस टू मेक पीस, शांति बनाने की प्रक्रिया को लाने के लिए आपका एट्रीब्यूट यूज किया गया है ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड। नेक्स्ट इज ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर। ये एक लिबरल नेशनलिस्ट फ्लैग है जो कि डिजाइन किया गया था ड्यूरिंग 1848 में। एंड द नेक्स्ट वन इज rays of the rising sun. Rays of the rising sun states about the beginning of a new era. एक नए समय की शुरुआत, एक नए काल की शुरुआत के लिए आपका जो एट्रीब्यूट rays of the rising sun यूज किया गया है। Once you look at a picture in page number 25, what we are looking, we have a picture of a Germania. अब उस जर्मेनिया के हाथों में हम क्या देख रहे हैं, एक तलवार है। तलवार जो स्वॉर्ड है उसका भी एक मीनिंग है। जर्मन स्वॉर्ड का स्टेटमेंट कहता है, वो अपने आप को दर्शाता है प्रोटेक्ट द जर्मन राइन। जर्मन स्वॉर्ड जो है जर्मन राइन को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। जर्मन राइन जो है, राइन एक पार्टिकुलर रीजन है जो कि काफ़ी रिसोर्सफुल एरिया है जर्मनी का, उसकी सुरक्षा की बात यहाँ पर की जाती है, उसकी प्रोटेक्शन की बात की जा रही है।